प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक थम नहीं रहा है। भेड़िए ने एक और मासूम को अपना शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि 11 साल का अरमान जब छत पर सो रहा था तब रात के अंधेरे में भेड़िए ने उस पर हमला बोल दिया। और अगर ऐसा है तो भेड़िए के हमले से अब घरों की छत भी सुरक्षित नहीं रही है। सुरक्षा सख्त है, पहरेदारी कड़ी है। तलाश में 165 लोगों की वन विभाग की टीम मुस्तैद है। चार थर्मल ड्रोन से 24 घंटे निगरानी है, लेकिन शातिर भेड़िया अब भी पकड़ से दूर है। पिछले कई दिनों से बहराइच में खौफ का दूसरा नाम बन चुके भेड़िए ने बीती रात एक और मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाया है। बताया जा रहा है कि पेपरी मोहन गांव में 11 साल का अमरान अपने घर की छत पर सो रहा था, तभी भेड़िए ने उसके गले पर हमला कर दिया। शोर होने पर भेड़िया भाग गया। बच्चे का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। ये बताइए, कल रात क्या हुआ था, किस तरीके से हमला हुआ, आप लोग कहाँ थे, क्या थी? हम लोग छत पर रहे। इसके बाद में वो दूसरे के छत पर से चढ़ गया जीना से, और हम लोग वहीं पर 6-7 लोग पकड़े रहे और बीच में लेटाए रहे। लेकिन वो हमला कर दिया, तब गांव वाले दौड़े, तब वो छोड़ के भाग गया और इसको खटिया पर से खाले को खींच लाया। लेटे हुए थे, हम ही लेटे देखा, अभी लेटे हुए, लेकिन हम लोग जान नहीं पाए। जब जान नहीं पाए तो जब नटे वटे काट दी, खून से सौंधा पौंधा, तब इसको लाद के मासी लेके आए। मासी रेफर कर दिन बहरे लेके आए। आप छत पे सो रहे थे, काफी ऊंचाई पे छत ऊंचा करीबन 11 फुट का है। 11 फुट हमला हुआ तो आप थे वहाँ पर, देखा था आपने? हाँ, हम देखे रहे थे। भेड़िया दिखा था? भेड़िया देखे रहने, वो नोचा लगा जब, तो हम सोइत रहा। जब बच्चा चिल्लाने लगा, रोने लगा, तब हमने देखा, तो हमने कहा कि जब उठा तब देखा, तो हमने उठा के चदरा उस पे फेंका। तब वो नहीं मानता था, तब उसने पीटना उसे, तब वो भागा। तब लेट के उजेरे में उसको देखा हमने, तो उसको भेड़िया हमको लगा। भेड़िया आए, उसका 2-3 बार देख चुके हैं, तब भगाए उनका। तक बाद में सबका घोराए, तो सबको बटुरे। तब एम्बुलेंस थी फोन की, तब एम्बुलेंस आवा, तो मैंने 2:30 बजे फोन की, तो 3 बजे आके पहुंचा। तब महसी लेके आए, महसी से रिफर कर दी, तब यहाँ बहराइच। भेड़िए के झुंड ने अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 दिन पहले ही भेड़िए ने 2 महिलाओं पर हमला किया था। 5 भेड़िए तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन छठा अब भी फरार है। बड़ी बात यह है कि भेड़िए ने इस बार 11 फीट ऊंचे मकान की छत पर जाकर हमला किया है। छत पर परिवार सो रहा था, अरमान जो कि अपने परिवार के साथ वहाँ लेटा हुआ था, वहीं पर ये हमला हुआ है। हालांकि अभी तक जितने मामले आए हैं वहाँ पर घर के बाहर जो लोग लेटे हुए थे उन पर हमला हुआ, या बच्चा आंगन में लेटा हुआ था। लेकिन ये पहला मामला है जहाँ छत पर भेड़िए के हमले की सूचना मिली है, जिसको लेकर के इस वक्त जिला अस्पताल में इस बच्चे का इलाज चल रहा है। लेकिन बड़े तौर पर सवाल यही है कि जिस तरीके से बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके भी एक भेड़िया जिसका दावा प्रशासन की तरफ से किया जाता है बचा है, उसका आतंक और कहर अभी भी बहराइच में जारी है। भेड़िए की तलाश में महसी और शिवपुर के 110 गांव में वन विभाग, पुलिस, पीएसी के जवान और जिले के कर्मचारी रोस्टर वाइज गश्त कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग जारी है, लेकिन फिर भी छठा भेड़िया फरार है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेड़िया प्रभावित इलाके का हवाई सर्वे किया था और हमले में मारे गए लोगों के घर वालों से मुलाकात की थी। सीएम योगी ने गांव वालों को भरोसा दिलाया है कि जब तक भेड़िए का आतंक खत्म नहीं होता, वन विभाग की टीम इलाके में ही रहेगी और अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है तो उसे गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। बहराइच से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अभिषेक हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ बहराइच से जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। अभिषेक, देखिए भेड़िए के आतंक को शुरू हुए कई दिन बीत चुके हैं और अब धीरे धीरे हम महीने की तरफ पहुंच रहे हैं। ये बताइए कि एक आखिरी भेड़िया बचा है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी आदेश दे दिया गया है कि अगर भेड़िया दिखता है तो उसे गोली मार दी जाए। उसके बावजूद भी ना तो वन विभाग गश्त तो कर रही है, ना तो भेड़िया पकड़ में आ रहा है, और गोली की तो बात फिर छोड़ ही दीजिए।
देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती वन विभाग के सामने एक आखिरी बचा छठा भेड़िया ही है। ये उस समूह का आप सरगना या कह लीजिए कि उसका प्रमुख माना जा रहा है, जो सबसे बड़ा था, जो सबसे वयस्क है और उसकी का आतंक जिस तरीके का इस पूरे इलाके में अभी भी है। हालांकि पिछले 2 दिनों में यानी कि कल की घटना के पहले 2 दिन तक कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन कल जैसे ही इस इलाके में पानी नीचे गया, क्योंकि 2 दिन से यहाँ पे जल भराव हो रहा था, उसके बाद में ये पहली घटना देखी गई है। तस्वीर पहले हम आपको दिखाते हैं, उस इलाके में हमारी मौजूदगी है। इसी घर पर आप देखेंगे छत पर, वहां पर हमला हुआ। लेकिन पहली बार देखने वाली बात है कि दावा यह है कि भेड़िए ने जो अटैक किया है वो छत पर किया है। अभी तक जितने अटैक हो रहे थे वो या तो आंगन में हो रहे थे, खुले हुए घर में हो रहे थे, दरवाजा ना होने के कारण बाहर अगर चारपाई पे या कोई लेटा हुआ है तो उन बच्चों पर या उन लोगों पर हमले हुए। लेकिन यहाँ आप देखिए, ठीक छत पर जो चारपाइयां पड़ी हुई हैं वहीं पर वो बच्चा सो रहा था और वहां पे इस जीने के रास्ते पहुंचता है भेड़िया और उस पर हमला कर देता है। तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि अगर आप छत पर लेटे हैं तो सुरक्षित हैं, लेकिन अब वो भी नहीं। इसके अलावा ये जो इलाका यहाँ आप देखिए किस तरीके से एकदम खेत से सटा हुआ है, यानी कि भेड़िए के लिए आना ऐसे इलाकों में बहुत ही आसान है और यही कारण रहा कि जब वो रात में 2:30 बजे करीब हमला करता है तो बड़ी आसानी से यहाँ पर आ गया। यहाँ के परिवार के लोग हैं, ये रात में जब हुआ है हमला, आप लोग थे, देखे थे, क्या हुआ था? 2:30 बजे रात में वो भेड़िया उसी जीने से ऊंचे चढ़कर गया और उसकी भाभी बगल में लेटी थी और जब उस पे हमला किया तो जब किलकिलान हल्का, जैसे गला पकड़ता है वो यही, तो हल्का किलकिलान तो उसकी भाभी जाग पड़ी और जब वो जागी तो उसको पीटने लगी। एक चद्दर लिए रहा, एक बेना रहा और एक बच्चा का नियामा रहा, तो उसको पता चल पाया था कि एकाएक बहुत कम समय में हमला हो गया। बहुत कम समय में वो लोग 1:30 बजे सब लोग लेटे रहे और तुरंत सो गए अचानक। और सोने के बाद ये हमला हुआ। इसके बाद जब वो उसी जीने से भागकर खाले उतर कर इसी लंग निकल गया। तो ये बता रहे हैं किस तरीके से हमला हुआ है और खासतौर पर अगर समझा जाए तो इस प्रकरण के बाद में अब और चुनौतियां प्रशासन के आगे बढ़ रही हैं। हालांकि कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, थर्मल ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, लेकिन दिक्कत यही है अगर वो दिखता भी है तो उसके बाद में हमला चूंकि देर रात में होता है और अलग अलग इलाकों में हो रहा है, तो ये एक बड़ी चुनौती अभिषेक पहले तो ये बताइए दर्शकों को, क्योंकि प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो रहा है, मतलब डॉक्टर्स ने क्लैरिटी दी है भेड़िया था, सियार था, क्योंकि देखिए गर्दन पर जो है दांतों के निशान भी होंगे, इस बात की क्या क्लैरिटी मिली है कि वही जिसको आप सरगना भेड़िया बोल रहे हैं वही भेड़िया है या फिर कुछ और जंगली जानवर हो सकता है? देखिए, पिछले जो अटैक्स हुए थे उसमें माना गया था कि वो सियार का हमला था, लेकिन ये भेड़िए के हमले की संभावनाओं को खत्म नहीं किया जा रहा। हालांकि वन विभाग ने अभी आधिकारिक तौर पर कुछ कंफर्म नहीं किया है, लेकिन डॉक्टर्स ने जो पहला प्रारंभिक परीक्षण किया उसके उनके मुताबिक ये भेड़िया का अटैक है और उसमें जिस तरीके के निशान उसके गले पर मिले हैं बच्चे के, वो साफ तौर पर ये दिखाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि चूंकि इस पूरे इलाके में अगर मैं आपको तस्वीरों से एक और प्रश्न खड़ा होता है अभिषेक, जलभराव की स्थिति भी जब इस प्रकार से लगातार घटनाएं हो रही हैं, हमने अभी रिपोर्ट दिखाई 50 से ज्यादा लोगों को अब तक भेड़िया घायल कर चुका ऑलरेडी, मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया, तो इस बात की भी संभावना है कि इस प्रकार के और आदमखोर भेड़िया और भी तो हो सकते हैं। देखिए, प्रशासन की तरफ से और खासतौर पर वन विभाग की टीम का मानना है कि भेड़िए और हो सकते हैं, लेकिन जो हमला कर रहे हैं वो एक समूह के हैं, वही आदमखोर है और उन्हीं की शिनाख्त की गई है ड्रोन के जरिए और जो प्रमाण मिले हैं उसमें ये छठा भेड़िया है। ये एक ही समूह का भेड़िया है और इन्हीं समूह ने जो है इन तमाम लोगों को निशाना बनाया है, ये कहा जा रहा है। भेड़िए इस इलाके में और भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वन विभाग की टीम और खासतौर पर डीएफओ और जो पूरी टीम इस पर काम कर रही है, उनका दावा है कि ये वो भेड़िए नहीं है। वो भेड़िए भले ही जानवरों को अपना शिकार बनाए, इस आसपास के जंगल के इलाकों में रहे, लेकिन जो ये आखिरी बचा भेड़िया है यही अटैक कर रहा है और इसी को पकड़ने की कवायद। बिल्कुल ये अभिषेक, और यही शायद कारण है कि मुख्यमंत्री ने अब आदेश दे दिए हैं कि अगर शिकार करता भेड़िया मिलता है तो उसको फौरन गोली मार दी। बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो बात अब कुछ और खबरों की करेंगे। देखिए, भारतीय नौसेना के जवान इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में चल रहे युद्धाभ्यास में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। काकाडू युद्धाभ्यास में भारत अपने अत्याधुनिक सर्वेलेंस विमान यानी P-8-1 के जरिए शामिल हो रहे हैं और दुनिया के 30 देश इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। सात समंदर पार भारतीय नौसेना खत्म। ऑस्ट्रेलिया में नौसेना के युद्ध कौशल का अद्भुत प्रदर्शन।
ऑस्ट्रेलिया के समंदर में इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। दुनिया भर के 30 देशों की नौसेना यहां ककाडू समुद्री युद्धाभ्यास के लिए जुटी है। 7 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में चल रहा ये युद्धाभ्यास 20 सितंबर को संपन्न हो जाएगा। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना अपने सबसे ताकतवर सर्विलांस विमान P-8I के साथ शामिल हो रही है। ककाडू ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा समुद्री युद्धाभ्यास है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में मित्र देशों के बीच तालमेल बेहतर बनाने का ये सबसे बड़ा मंच है। इस युद्धाभ्यास में समुद्री युद्धपोत, हेलीकॉप्टर, समुद्री पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ भारत का एडवांस P-8I विमान असल युद्ध जैसे हालात में अभ्यास कर रहा है। P-8I सर्विलांस विमान आसमान से समंदर की बड़ी बारीकी से निगरानी करने में सक्षम है। अगर समंदर में युद्ध जैसे हालात हुए तो ये विमान आसमान से ही नौसेना को कई अहम जानकारियां दे सकता है। P-8I विमान को समंदर में लंबी दूरी की निगरानी करने में महारत हासिल है। एक बार ये विमान आसमान में पहुंच जाए तो इसके ताकतवर रडार हर छिपे हुए खतरे को दूर से ही भांप लेते हैं। P-8I कई ताकतवर रडार से लैस है। समंदर की सतह पर मौजूद युद्धपोत को ये कई किलोमीटर दूर से ढूंढ लेता है। समंदर की सतह के नीचे मौजूद पनडुब्बियां भी इसकी नजर से बच नहीं पाती। पनडुब्बियों को ढूंढने के लिए इसमें सोनोबाइज लगे होते हैं। एक बार उड़ान भरने के बाद ये विमान करीब 2222 किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं। इसमें 4 हार्पून मिसाइलें भी हैं, जिनकी मारक क्षमता 270 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर तक वार करने के लिए इसमें 5 टॉर्पीडो मिसाइल भी लोड होती हैं। इसमें एक मिसाइल वार्निंग सिस्टम भी लगा है, जो इसे दूसरे मिसाइल से बचाता है। ककाडू युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना को दूसरे देशों की नौसेना के साथ बेहतरीन तालमेल बनाने का मौका दे रहा है। इस अभ्यास के दौरान 30 देशों के नौसैनिकों के स्वागत के लिए कुछ खास सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। ऐसे युद्धाभ्यास से नौसैनिकों को युद्ध की आधुनिक तकनीक और रणनीति समझने का मौका मिलता है। अगर भविष्य में किसी दुश्मन देश ने समंदर में कोई चुनौती पेश की तो सभी मित्र देश मिलकर उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारत के मिशन मदद की। कंबोडिया और वियतनाम में हाल ही में आई तूफान ने भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और अब भी कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में इनकी मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया। इसके तहत C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए म्यांमार, वियतनाम और लाओस को 10 से लेकर 35 टन तक राहत सामग्री भेजी गई है। इसमें राशन, कपड़े और दवाई से लेकर तमाम जरूरी चीजें शामिल हैं। भारत ने फिर दिखाया अपना बड़ा दिल। भारतीय वायुसेना का मानवतावादी मिशन। तूफान प्रभावितों के लिए भेजी राहत सहायता। म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च। प्राकृतिक आपदा से नुकसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, भारत प्रभावितों की मदद के लिए सबसे आगे रहता है। हाल ही में टाइफून यागी तूफान की मार झेल चुके म्यांमार, वियतनाम और लाओस के लिए भारत ने बड़ी मदद भेजी है। शक्तिशाली तूफान टाइफून यागी ने म्यांमार, लाओस और वियतनाम में भारी तबाही मचाई है, जिसमें वियतनाम और म्यांमार में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, टाइफून यागी के जाने के बाद भी तबाही का मंजर पसरा हुआ है। तीनों दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के कई हिस्से भारी बाढ़ से जूझ रहे हैं। ऐसे में इनकी मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है, जिसके तहत म्यांमार को 10 टन, वियतनाम को 35 टन और लाओस को 10 टन राहत सामग्री भेजी गई है। इनमें सूखा राशन, कपड़े और दवाइयां हैं। इसके अलावा जल शोधन सामग्री, पानी के कंटेनर, कंबल, रसोई के बर्तन, सौर लालटेन, जेनसेट, स्वच्छता आपूर्ति, मच्छरदानी और स्लीपिंग बैग शामिल हैं। भारत ने इन देशों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 2 नौसैनिक जहाजों का इस्तेमाल किया। पहला भारतीय नौसैनिक जहाज INS सतपुड़ा, जिसमें राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई।
और दूसरा सैन्य परिवहन विमान C-17 ग्लोब मास्टर, जिससे लाओस और वियतनाम तक राहत सामग्री भेजी गई। ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने आपदा से उबरने में किसी देश की मदद की है। जब भी कहीं प्राकृतिक आपदा से तबाही की तस्वीर सामने आती है, भारत मानवतावादी मिशन के लिए हमेशा तैयार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मानवीय मदद की इंटरनेशनल तस्वीरों के बाद अब आपको मदद की एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर आदि कैलाश से निकल कर आई है, जहां तीर्थ यात्रा पर गए कुछ लोग भूस्खलन की वजह से फंस गए थे। इस यात्रियों की संख्या कुल मिलाकर 40 बताई गई और इनकी खबर जैसे ही प्रशासन को लगी, तुरंत हेलीकॉप्टर तैनात किए गए और उसके बाद शुरू हुआ पहाड़ों के बीच रेस्क्यू का मिशन। भगवान भोलेनाथ के पावन धाम आदि कैलाश की यात्रा पर इन दिनों मौसम का पहरा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश ने तीर्थयात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाल ही में भारी बारिश की वजह से टनकपुर तवाघाट NH के चेतलाधार में भारी भूस्खलन देखने को मिला, जिससे आदि कैलाश की ओर जाने वाला यात्रा मार्ग बंद हो गया। ऐसे में जो यात्री पावन धाम की यात्रा के लिए निकले थे, वो बीच में ही फंस गए। इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों का भी सड़क से संपर्क कट गया। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी से सबको सुरक्षित निकाल लिया गया। हमारे धारचूला में विगत 3 दिन में मौसम खराब होने से हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिस कारण से हमारे आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन के लिए जो आए हुए यात्री वो रास्ते में फंसे हुए। तो उसके दृष्टिगत आज हमारे जिला प्रशासन द्वारा उन यात्रियों को रेस्क्यू करने का अभियान चलाया गया, जिसमें जो है आज विभिन्न प्रदेशों से, जिसमें तमिलनाडु है, पंजाब है और आंध्र प्रदेश है, आदि राज्यों से आए हुए लगभग 46 यात्रियों का उनका रेस्क्यू किया गया है। और इसके अलावा कुछ दूर दराज के गांव में जो कुछ ग्रामीण हैं, उनको चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता थी, उनको भी रेस्क्यू किया गया। आदि कैलाश के तीर्थयात्रियों के रेस्क्यू के लिए धारचूला प्रशासन ने रविवार को हेलीकॉप्टर से उड़ानें भरी और जहां जहां तीर्थयात्री फंसे थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान हेलीकॉप्टर ने धारचूला से 14 उड़ानें भरी और कुल 63 लोगों का हेली से रेस्क्यू किया। इनमें तमिलनाडु और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों के 46 आदि कैलाश यात्री भी शामिल थे। रोड ब्लॉक था 3-4 दिन से, वो कल खोलने के बीच में मौसम भी बहुत खराब था तो खुल नहीं पाया था। तो प्रशासन द्वारा जो ये हेली सेवा से हमें वहां से निकाला गया, बहुत अप्रिशिएट करने वाला काम है। और रेगुलर आज मौसम खुला है तो आज सवार है, कल थोड़ा सा और पहाड़ दरक गया था जिस वजह से तो रोड क्लॉज हो गया था। हालांकि अब तीर्थयात्री सुरक्षित हैं, लेकिन धारचूला प्रशासन ने सभी टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स के साथ साथ तीर्थयात्रियों से भी अपील की है कि मौसम ठीक होने पर ही यात्रा की तैयारी करें। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात प्रधानमंत्री मोदी के मिशन गुजरात की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। बड़ी बात यह भी है कि कल उनका जन्मदिन है, जिसे लेकर गुजरात में खूब उत्साह है। अपने गुजरात दौरे में प्रधानमंत्री हजारों करोड़ की सौगात लोगों को देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज देश की पहली वंदे मेट्रो सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट और एक्सपो का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में दोपहर 3:30 बजे 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। इसमें गांधीनगर मेट्रो ट्रेन सर्विस के सेकेंड फेज का उद्घाटन भी शामिल है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला गुजरात दौरा है। आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, एक बड़े विजन, एक बड़े मिशन का हिस्सा है। ये 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के हमारे एक्शन प्लान का हिस्सा है। और हम ये कैसे कर रहे हैं, इसका ट्रेलर थर्ड टर्म के हमारे पहले 100 डेज 100 दिनों के फैसलों में दिखता है। हमारी प्रायोरिटीज भी दिखती हैं, हमारी स्पीड और स्केल का भी एक रिफ्लेक्शन मिलता है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज देश की पहली वंदे मेट्रो सर्विस को हरी झंडी दिखा रहेंगे। दोपहर करीब 1:45 बजे अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी तक मेट्रो की सवारी करेंगे। देखिए रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार केंद्र में सत्ता संभालने के बाद अपने गृह राज्य गुजरात के पहले दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर ऐसे वक्त पर पहुंचे हैं जब 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है। इस मौके पर वो राज्यों को विकास की कई सौगात भी देंगे। इनमें सबसे खास है अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन। पीएम मोदी खुद गांधीनगर सेक्टर 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी तक मेट्रो की सवारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पे सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो परियोजना है वो अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में मेट्रो ट्रेन की है। और ये सेक्टर 1 का जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से खुद प्रधानमंत्री जो है वो मेट्रो में बैठेंगे, मेट्रो रेल में बैठकर वो गिफ्ट सिटी तक पहुंचेंगे और यहाँ पे यात्रा करेंगे। ये एक बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट है जिसको खुद जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इसकी परिकल्पना की गई थी कि अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में मेट्रो चलनी चाहिए, दोनों ट्विन सिटी के रूप में आकार ले, इसलिए पूरा प्रयास किया गया था। रोड कनेक्टिविटी तो पहले से है ही, सिर्फ आधे घंटे में जो है वो आप अहमदाबाद से गांधीनगर पहुंच सकते हैं, पर मेट्रो की कनेक्टिविटी जो आम लोगों के लिए और जो सरकारी कर्मचारी आते हैं उनके लिए कनेक्टिविटी रहेगी। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट फेज 2 जो है अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो प्रोजेक्ट का है। गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी आज इस मेट्रो सेवा का लोकार्पण करेंगे। हाईटेक सुविधाओं वाली ये मेट्रो ट्रेनें अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच सफर आसान और बेहद आरामदायक बना देगी। प्रधानमंत्री द्वारा जो गांधीनगर मेट्रो का जो लोकार्पण किया जा रहा है उसमें 20.8 किलोमीटर और 8 स्टेशनों का लोकार्पण किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री जी सेक्टर 1 स्टेशन से जीएनएलयू और जीएनएलयू से गिफ्ट सिटी तक ये पूरी ट्रेन में यात्रा करेंगे। अहमदाबाद में पहले चरण में मेट्रो रेल सेवा मोटेरा स्टेडियम तक चालू की गई थी। मेट्रो के दूसरे चरण का ये रूट अहमदाबाद को गांधीनगर से जोड़ेगा। खासतौर से आम नौकरी पेशा लोगों और छात्रों को इससे काफी सुविधा होगी। ये मेट्रो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी और 9 स्टेशनों को कवर करेगी। ये मेट्रो 5 घंटे 45 मिनट में 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जो हमारा फेज 2 चालू हो रहा है, ये अहमदाबाद का कनेक्शन मोटेरा के थ्रू गांधीनगर से होगा। इसमें टोटल 20.8 किलोमीटर की लाइन है, जिसमें 8 स्टेशन, जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है, जैसे कि आपका सेक्टर 1 इन्फो सिटी, जो कि इन्फो सिटी हब है, धोला कुआं, देन रांडेसन एंड रायसन, जैसा कि मालूम है कि आसपास काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, जेएनएलयू एंड पीडीयू, जो कि जेएनएलयू और पीडीयू के स्टूडेंट्स के लिए है। गिफ्ट सिटी तो आपको मालूम है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिटी है, तो इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रांसपोर्ट सर्विस मिलेगी। इन सब विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बीच पीएम मोदी अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। इस रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जा रही है। ब्रजेश दोषी के साथ अतुल तिवारी, गुड न्यूज टुडे। कल यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। कल पीएम 74 साल के हो जाएंगे। उनके जन्मदिन के मौके पर गुजरात में जश्न का माहौल है। खास तौर से सूरत में प्रधानमंत्री के जन्मदिन की रौनक देखने को मिल रही है, जहां जनता को अलग अलग बर्थडे डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स से लैस ये ऑटो रिक्शा हो या बड़ी बड़ी दुकानों में पीएम के बैनर्स, इन दोनों सूरत शहर की फिजा में पीएम मोदी का ही नाम घुला है। लेकिन ये सब किसी चुनावी रैली या प्रचार का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री के बर्थडे का ग्रैंड सेलिब्रेशन है। दरअसल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और इसी मौके पर पूरे सूरत में किसी तीज त्योहार की ही तरह मेगा डिस्काउंट्स की बहार है। यहाँ ऑटो रिक्शा वालों ने एक दिन के लिए यात्रियों को बम्पर डिस्काउंट देने की घोषणा की है। हर साल हम मोदी साहब के जो जन्मदिन के अवसर पर हमारा ऑटो वाला तरफ से फाइनली नक्की किया है कि अपन एक सेवा दिन के तरह जो मना रहे हैं, तो अपन क्यों इसके अंदर नहीं सब अलग अलग धंधे वाला अलग अलग रिक्शे जो लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारे तरफ से भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हमने भी फिर सोचा कि भाई हम लोग भी जितना ऑटो वाला हमारे पास है 100% डिस्काउंट हम देने के लिए तैयार हो गए। पीएम के जन्मदिन के चलते सूरत में ऑटो की सवारी करने वालों के लिए खास स्ट्रीट प्रचार करने के लिए यहाँ हर ऑटो के पीछे इसका पोस्टर चस्पा है। पीएम का ये बर्थडे बैश सड़कों से लेकर बड़े बड़े मॉल्स तक में देखा जा सकता है।
अब कपड़ों के इस शोरूम पर ही नजर डालिए तो डिस्काउंट का एक पोस्टर आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ आके मुझे बहुत वाइड वैरायटी मिली और ये भी पता चला कि सिंस 17th को नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, तो उस ओकेजन पे यहाँ पे डिस्काउंट्स है, वैरायटी बहुत अच्छी है। तो फाइनली हमने यहाँ पे आके कुछ पीसेज चूज किए और पसंद किया, खरीदे। दरअसल हर साल की तरह बीजेपी पीएम के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा मना रही है और पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश के पीएम के प्रति लोगों का स्नेह भाव ही है कि इस तरह के डिस्काउंट लोकप्रिय हो रहे हैं। जिसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती रहती ही नहीं है, एक स्वेच्छा से व्यापारी हमारे साथ जुड़े हैं, मोदी साहब के साथ उनकी संवेदना जुड़ी हुई है, उसीलिए उस दिन वो लोग कुछ न कुछ अपने डिस्काउंट की ऑफर करते हैं। काफी लोगों ने 20, 30, 40, 50% भी डिस्काउंट जाहिर किया हुआ है। भारत को विकासशील देशों से निकालकर विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन नई नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते रहते हैं। ऐसे में पीएम के जन्मदिन पर इस तरह के डिस्काउंट जनता का प्रधानमंत्री के प्रति स्नेह ही दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात गणपति उत्सव की। 10 दिनों का गणपति पर्व अब समापन की ओर है। आखिरी में बप्पा के दर्शन के लिए जबरदस्त उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है। इन 3 तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में बप्पा को लेकर कितना उत्साह है। सबसे ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें महाराष्ट्र से आ रही हैं, जहां बप्पा के अलग अलग स्वरूप के भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। क्या खास क्या आम, हर कोई बप्पा को प्रसन्न करने में जुटा है। बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अपने घर पर गणपति की स्थापना की और गणपति पूजा में शामिल होने के लिए बॉलीवुड से लेकर महाराष्ट्र के नेता पहुंचे। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में एक ही घर में बप्पा की 451 प्रतिमाएं विराजमान हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आपके पास आ रहे हैं सीधे, और तैयारियां तमाम हैं। महाराष्ट्र की जब बात होती है धर्मेंद्र, तो देखिए सबसे पहले यही ख्याल आता है कि वो जो तस्वीरें होती हैं उसके लिए ना सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र बल्कि टूरिस्ट भी जबरदस्त आते हैं तमाम देशों से। कल किस प्रकार की तैयारियां हैं कल को लेकर, और क्या कोई पर्टिकुलर समय रखा गया है? सिर्फ मुहूर्त के लिहाज से नहीं बोल रहा हूं मैं, सुरक्षा के लिहाज से भी बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ी गैदरिंग होती है। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे ये मिनट गुजर रहे हैं, ये घंटे गुजर रहे हैं, सभी बेहद ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार बप्पा का हम रोज़ ही दर्शन कर रहे हैं, लोगों को दर्शन करवा भी रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए स्पेशली बहुत बड़ा पर्व होता है। विदाई का समय आ गया है, बप्पा के तैयारियां जोरों शोरों में शुरू है। मुंबई पुलिस ने पहले से ही कमर बांध ली है अपनी कड़ी सुरक्षा के साथ, और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो भी अब आखिरी आज का दिन है दर्शन का। कल से बड़े बड़े पंडालों से और भी जो छोटी मूर्तियां हर जगह स्थापित की गई है, विसर्जन के लिए सभी को निकाला जाना शुरू कर दिया जाएगा। क्या है सुरक्षा, उसकी भी हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले बताएं इस वक्त के जैसा कि मुंबई के हर गली नुक्कड़ हर सड़क पर ही गणेश उत्सव बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। इस समय मैं घाटकोपर इलाके में मौजूद हूं, भावेश्वर का राजा के दरबार में हूं, लेकिन यहाँ जो बप्पा विराजमान है बेहद सुंदर इस वजह से भी नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्हें नारायण का अवतार दिया गया है। थोड़ा सा देखें तस्वीरों में, बड़े प्यारे ही तरीके से बप्पा जो है विराजमान है, और स्थानीय जो भी रहीवासी हैं, स्थानीय जो भी गणेश भक्त हैं और दूर दराज से भी जो लोग सब आ रहे हैं वो दर्शन कर रहे हैं। शीश नाग भी पीछे दिख रहे हैं। 10 अवतार जो हैं गणपति बप्पा के यहाँ पर जो है लगाया गया है, और बहुत ही सुंदर तस्वीरें, सुंदर परिसर यहाँ पर चलचित्र द्वारा बनाया गया है। झीलें भी बनाई गई हैं जहाँ पर कमल खिलाए जा रहे हैं। स्पेशली बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी हैं, और देखिए किस तरीके से लोग जो श्रद्धालु हैं वो भी पंडालों में पहुंच रहे हैं और दर्शन ले रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग धीरे धीरे यहाँ पर जुटते ही जा रहे हैं। मंडल के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे भी सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। हर साल आप जो है यहाँ पर थीम अलग अलग तरह से करते हैं, इस बार ये विष्णु का अवतार मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या खासियत है थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। हम लोग ने इस साल हमारा 50वां साल है, 1975। इस साल हमारा स्वर्ण महोत्सव के निमित्त हम लोग ने जो हिंदू प्राचीन मंदिर है कंबोडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, उसका हमने पूरा यहाँ पे कंबोडिया का मंदिर का अंकोर वट मंदिर का निर्माण किया है। जो स्वयं भगवान नारायण हर युग में आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों के दर्शन करने के लिए। इस युग का अभी जो कलयुग चालू है उसमें भगवान कल्कि का अवतार जो बाकी है, तो हम लोग ने उसको विष्णु को, नारायण को इस अवतार में पूरा
मंदिर टीम डेकोरेशन किया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बिल्कुल धर्मेंद्र, अनंत चतुर्थी भी है और ऐसे में तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। और कल की अगर हम बात करें तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग पंडालों में, किस प्रकार से आपको अलग अलग रूपों में नजर आएंगे गणपति बप्पा। छोटे छोटे चाहे नौनिहाल हों या फिर बुजुर्ग हों, बच्चे हों, गणपति बप्पा की भक्ति ऐसी है कि तमाम परिवार एक हो जाता है और इस प्रकार से भक्ति की जाती है। और 10 दिनों तक ये सिलसिला अनवरत जारी रहता है और कल का दिन है जब जो है गणपति बप्पा की विदाई होगी और उसके बाद फिर से अगले बरस की हम सभी प्रतीक्षा करेंगे। तो देखिए ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप ये तमाम तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि गणपति उत्सव की रौनक पूरे देश भर में किस तरीके से नजर आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र की जो तस्वीरें हैं सबसे ज्यादा अद्भुत हैं, जो हर तरफ नजर आती हैं। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र, आप लोगों से भी बातचीत कर रहे थे। देखिए यूं तो उत्सव पूरे 10 दिन का है और 10 दिन आपने हमें तस्वीरें दिखाई हैं किस तरीके से बप्पा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लेकिन कल का दिन खुशी का भी होगा, उत्सव का भी होगा, लेकिन दुख भी होगा, क्योंकि बप्पा 10 दिन तक हम सबके बीच रहे और उसके बाद अब उनकी विदाई का समय आ गया है। बिल्कुल, मैं कुछ देर पहले इनसे यही पूछ रहा था, इतना सेवा सत्कार आपने किया, बप्पा विदाई के लिए जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे तमाम दर्शक? बस बापा की विदाई ना हो, हम चाहते मंडल वाले कि बापा यहाँ पे विराजमान रहे, विसर्जन तो होते रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बार थोड़ा मेरे साथ बोलेंगे गणपति बप्पा। देखिए दिल्ली में हर बार मानसून के साथ मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का भी डर सताने लगता है, खतरा पैदा हो जाता है। डेंगू के मामलों में अचानक उछाल आया है, मलेरिया का खतरा बढ़ने लगा है, फ्लू भी लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बारिश के इस मौसम में खुद को और अपने परिवारजनों को इस बीमारी से कैसे बचाया जाए, क्या कुछ लक्षण होते हैं? हमारी खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश ने लगभग सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। शहर शहर डेंगू के केस बढ़ रहे हैं। बरसाती बीमारियों ने घर घर दस्तक देनी शुरू कर दी है। सर्दी जुकाम से लेकर आई फ्लू तक के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि सरकार वक्त रहते अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क रहने को कहा है। यही नहीं, स्कूलों को भी एडवाइजरी भेजी जा रही है। रुक रुक कर होने वाली बारिश से पानी से होने वाली बीमारियां यानी वाटर बॉर्न डिजीज जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा पैदा करती है। इसलिए डेंगू से बचाव में सावधानी का बहुत बड़ा हाथ होता है। इन बीमारियों को रोकने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं। घर के आसपास या घर के अंदर भी पानी न जमा होने दें। गमलों, कूलर, रखे हुए टायर में पानी भर जाए तो उसे तुरंत निकाल दें। साफ सफाई का इन दिनों में खास ख्याल रखें। कूलर में अगर पानी है तो उसमें केरोसिन तेल डालें, इससे मच्छर पनपने की संभावना कम हो जाती है। पानी की टंकियों को खुला न छोड़ें, अच्छी तरह ढक कर रखें। फुल स्लीव और पैरों को ज्यादा से ज्यादा ढकने वाले कपड़े पहनें। बच्चों को मच्छर से बचाने वाली क्रीम लगाकर ही बाहर भेजें। मौसम संक्रमण वाला है। इस मौसम में कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया भी पनपते हैं, तो जल जनित रोग भी होते हैं। लेकिन इस मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कत डेंगू जैसी बीमारियों को लेकर होती है। इसलिए आपको बताते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या हैं। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, बुखार, चक्कर आना, उल्टी जैसा महसूस होना। अगर किसी को भी डेंगू जैसे लक्षण नजर आते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डेंगू होने पर ज्यादा से ज्यादा पानी और तरल पदार्थ का सेवन करें। हल्का और सादा खाना खाएं। बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाई न लें। प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि आने वाले वक्त में डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोग न फैलें। अस्पतालों को भी तैयार रहने को कहा गया है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी लोगों की भी है। लिहाजा डेंगू और मच्छर से फैलने वाली बीमारियों से सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और जानते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। महात्मा गांधी ने कहा है, जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां जरूर मिली होंगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।